हेलो एंड वेलकम टू माय शो। आज की डिस्कशन जो है वो ईरान पे होगी। कैसे मुमकिन हुआ कि इजराइल ने ईरान की पूरी फौजी क़यादत को पलक झपकते ही मिटा कर रख दिया, सबको हलाक कर दिया, उनके घरों में जाके मिसाइल मारे। इसके ऊपर हम बात करेंगे आज, लेकिन मैं ज़रा ये जो आज का हमारा लाइव है इसको शेयर भी करना चाहिए, तो इसको मैं ज़रा सा थोड़ा सा शेयर कर लूँ। आप लोग जुड़ें, 2 दोस्त जुड़ गए हैं और भी जुड़ेंगे अभी, तो इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा हमला हुआ, 200 इज़राइल के जहाज़ जो है, वो इसमें इन्वॉल्व थे, 6 लहरों में ये गए, ठीक है? और समझ से बाहर है, ये समझ से बाहर है और ज़ाहिर है इसमें लोकल इंटेलिजेंस भी होगी, उसके बगैर तो नहीं होता। लोकल इंटेलिजेंस की मदद के बगैर तो ये इतना कामयाब हमला हो ही नहीं सकता था। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो जहाज़ तो इज़राइल से उड़े थे, लेकिन जो इसमें जो क्या उसे कहते हैं ड्रोन थे, वो तो तेहरान के करीब से और दूसरा जो एक जगह है, बॉर्डर है, वहाँ से उड़े हैं। तो ये कैसे इतना बड़ा हमला हो भी गया और उसमें इतनी तबाही और बर्बादी भी ईरान की हो गई। यानी ईरान की तो एक ही हमले में एक ही हमले में जो इज़राइल है, उसने एक ही हमले में ईरान की पूरी फ़ौज मिटा कर रख दी, कमर तोड़ दी उनकी और ईरान के तमाम न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए। ये कोई मज़ाक की बात तो नहीं है। तो इसलिए इसके ऊपर आज बात करना जो है वो बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है और मतलब है आप खुद मुझे बताएँ। अच्छा, नमस्कार डॉक्टर साहब, कैन ईरान हेल्प बलूचिस्तान एज़ यूएसए यूजिंग पाकिस्तान अगेंस्ट ईरान? ईरान कैन सपोर्ट इंडिया एंड बलूचिस्तान फाइटर्स विद ड्रोन्स। सुमित जी, ये हो सकता है, लेकिन ईरान जो है वो मुझे नहीं लगता कि बलोच जो है उनकी मदद करेगा और उसकी वजह जो है वो सिंपल है। वजह ये है कि ईरान के अंदर भी जो बलूचिस्तान है वो मतलब वहाँ पे भी तो तहरीक चल रही है ना आज़ादी की, तो इसलिए ये सूरत-ए-हाल है। हमारे साथ अभी जुड़ेंगे उमेश अग्रवाल जी 1-2 मिनट के अंदर। तो मैं थोड़ा-सा आपको एक बता दूँ कि 200 जहाज़ इज़राइल के इस्तेमाल हुए हैं और 6 वेव्स में वो गए हैं। पहले 2 वेव जो है तकरीबन सुबह 1 बजे, यानी रात को 1 बजे जो है 13 तारीख की सुबह 1 बजे 1 एएम पे वो उड़े, पहली वेव गई है। लेकिन वो वापस आ गई है। सीरिया और इराक के ऊपर से उन्होंने फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल किया और वो वापस आ गए। उसके बाद 2-3 घंटे का वक़्फ़ा हुआ है और उसके बाद जो है वो हमला हुआ है तकरीबन 4 बजे सुबह और एक ये जो हमला था तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 20-22 मिनट जारी रहा। उमेश जी से पूछेंगे तफ़सीलात। इसमें मैं आपको ये बता दूँ कि 100 मकामात को टारगेट किया गया था और इसमें जो लोग मरे हैं, कमांडर इन चीफ है पासदार इनकलाब हुसैन सलामी मरे हैं, वो हलाक हो गए हैं। ईरानी मुसल्लह अफवाज के जो सरबराह थे, आर्मी चीफ मेजर जनरल बाकरी, वो हलाक हो गए हैं। ईरानी न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के जो सरबराह थे, यानी हेड थे, वो साइंसदान थे फरदून अब्बासी, वो हलाक हो गए हैं। ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम आज़ाद यूनिवर्सिटी है, उसके जो सदर हैं मेहदी तेहरानची, वो हलाक हुए हैं।
फिर जो ये कमांडर थे खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के गुलाम अली राशिद, वो हलाक हुए हैं। और तो और जो खमेनाई के चीफ सिक्योरिटी के इंचार्ज थे जनरल, वो भी हलाक हुए हैं। और रेवोल्यूशनरी गार्ड के सरबराह भी हलाक हुए हैं, बेशुमार लोग हलाक हुए हैं। और इसमें बात करते हैं, अभी जोड़ लेते हैं हम हमारे साथ आपके जाने पहचाने उमेश अग्रवाल जी आ गए हैं हमारे साथ। आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। मैं जानता हूँ आप बड़े बिजी हैं और अभी कहीं बाहर से भागम भाग में आप आए हमारे शो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं ये जो ईरान का हमला हुआ है, ये 200 तैयारे इस्तेमाल हुए और वो कह रहे हैं कि जी ड्रोन तो ईरान के अंदर से तेहरान के पास से ड्रोन उड़े हैं, जो सुइसाइड ड्रोन थे। तो देखिए, आज जो इजराइल ने जो किया है, वो यूक्रेन ने जो काम रशिया के साथ किया था कुछ दिन पहले, कि उन्होंने 18 महीने से प्लानिंग की थी और उन्होंने ड्रोन रशिया के अंदर पहुंचा दिए थे। फिर सैटेलाइट कनेक्टिविटी के द्वारा आपको मालूम है कि कैसे उन ड्रोन को उनकी एयरक्राफ्ट को नष्ट किया गया। सिमिलरली बताया जाता है कि आज भी ये जो हुआ है, ईरान ने क्या किया है कि ईरान के अंदर इसराइल ने अपने ड्रोन्स पहले से ही बेच दिए थे और वो ड्रोन्स उधर जाके ईरान के अंदर उन्होंने एक तरह से तहलका मचा दिया। वहां की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है, उसकी जो फैसिलिटीज है, उसको नष्ट किया। वहां पे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को नष्ट किया। और ये देखिए कि ये जो अटैक है, इसराइल ऐसे ही नहीं करता है, बहुत पहले से ही वो करता जा रहा है। आपको याद है कि 2015-16 में उन्होंने एक वायरस भेजा था, स्टूटनेक्स। वो स्टूटनेक्स क्या, वो वायरस ऐसा था जिसने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया। फिर आपको मालूम है 2-3 साल पहले इन्होंने आईआरजीसी के चीफ थे कासिम सुलेमानी को भी रिमोट जो होता है रिमोट गन से लेके उन्होंने उनको मरवाया था। फिर आपको मालूम है डॉक्टर जो मोहसिन फखरुद्दीन है, ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनको भी वैसे ही मारा है। और आप ये देख लीजिए लास्ट ईयर जो पेजर अटैक हुआ था, उसके अंदर भी जो हमास के फाउंडर है इस्माइल हनाया को उन्होंने ऐसे ही मारा था। बताया जाता है कि ईरान के अंदर जो उनके राष्ट्रपति थे अ, इब्राहिम रईसी, जो हेलीकॉप्टर में मरे थे, उधर भी उनके हाथ में पेजर पेजर था। तो ऐसा है कि ईरान जो बोलते हैं कि बहुत स्लोली काम करता है, अपना नेटवर्क बनाता है और कहीं ना इजराइल कहीं इजराइल 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 हाँ, इजराइल अपना एक नेटवर्क बैठाता है ईरान के अंदर और धीरे से जब उसको टाइम मिलता है और जब कोई सोचता नहीं है तब वो अटैक करता है। ये इजराइल की एक फितरत हो चुकी है और आज उसने दिखा भी दिया है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो बोल रहा था कि हम पीस टॉक्स करेंगे, हम एक तरह से इजराइल को बोल रहे थे कि आप ईरान पे हमला मत करिए। पब्लिकली ये बात हो रही थी, पर प्राइवेटली उन्होंने एक गो अहेड दे दिया था। और आज जिस हिसाब से आप देखिए, पूरी की पूरी जो फोर्स थी, सेकंड लाइन लीडरशिप है, उन सबको पूरा ही खत्म कर दिया है। जैसे अमजद भाई ने बताया था कि वो आईआरजीसी के हेड है, उन कमांडर इन चीफ ऑफ आईआरजीसी है हुसैन सलामी, उनको मार दिया गया है। फिर जनरल गुलाम अली रशीद है, जो वहां पे इरानियन आर्म फोर्सेस के जनरल है, उनको मार दिया गया है। और ये देखिए उनकी जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है, 7 से 8 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मरे हैं, आप ये देख लीजिए। और बताया जाता है कि उनकी जो मिडिल लेवल लीडरशिप है वो एक तरह से खत्म हो चुकी है। देखिए, यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि जो खमेनी है, उसको तो उन्होंने कुछ टच नहीं किया है, बट उन्होंने ये देख लिया है कि खमेनी के नीचे जो भी उनकी जो पॉसिबल लीडरशिप है, जो खमेनी के जाने के बाद उनकी जगह भर सकती है, उन सबको धीरे धीरे वो एलिमिनेट कर रहे हैं। सिंपल चीज है कि खमेनी को अलग रख रहे हैं और ईरान के अंदर अभी वीकेस्ट पॉइंट है। ईरान की जो शक्ति थी, वो हमास से थी, हिजबुल्लाह से थी, हुती से थी और असाद की रजीम से उनको थी। असाद की रजीम को आपने देखा कि क्या हुआ, वो भाग गए रशिया। और हमास को एक तरह से टोटली उन्होंने नेस्ता नाबूद कर दिया है, इसराइल ने खत्म करके छोड़ दिया है। और हुती और हिजबुल्लाह के ऊपर वो कंटिन्यूस मिसाइल स्ट्राइक्स करते जा रहे हैं। आज ईरान मिडिल ईस्ट में
एकदम ही अकेला पड़ चुका है। और आप ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अभी थोड़े दिन पहले ही वेंट टू मिडिल ईस्ट, उन्होंने उधर जाके उन्होंने सऊदी अरेबिया से $600 बिलियन का पैक्ट किया। सऊदी और फिर बाद में यूएई से एक $1.4 ट्रिलियन, $1400 बिलियन का पैक्ट किया। फिर बाद में उन्होंने कतर के साथ $1.2 ट्रिलियन, $1200 बिलियन का पैक्ट किया है। और जो सीरिया में जो अभी उनके प्रेसिडेंट है, वो एक तरह से यूएस की हिट लिस्ट में आते थे। तो उसके जो प्रेसिडेंट है उनके साथ हाथ मिला के डोनाल्ड ट्रंप आ चुके थे। एक तरह से वो बात कर रहे थे पीस की, पर अंदर से वो क्या है, ईरान को एक तरह से हिट करने का पूरा वो इजराइल के साथ वो एक पूरा साजिश कर रहे थे, और आज उन्होंने उसको एक तरह से अंजाम भी दे दिया। आप ये सोचिए ना, कितना प्रिसीजन स्ट्राइक किया है कि वो घर में बैठे बैठे सोते सोते वो उनका खात्मा कर दिया, उनका काम तमाम कर दिया। ये चीज बिल्कुल। जानने वाली बात है। इसराइल ने जो काम किया है वो एक तरह से हैट्स ऑफ है। मैं इतना भी बोल सकता हूँ कि कोई भी मोसाद जैसी एजेंसी हो नहीं सकती कि बोलते हैं कि मिनिमम डैमेज से वो एक तरह से ईरान के अंदर वो एक तरह से वहां पे रेजिम चेंज की बात कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से अभी अमेरिका क्या करेगा, ईरान के अंदर वहां के लोगों को बोलेगा, जैसे अभी आज भी एक स्टेटमेंट आया था, जो वहां पे शाह के सन है, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, उन्होंने तो बोल भी दिया है कि ईरान के लोगों को एक तरह से या खमेनी की रजीम को उठा के बाहर फेंकना जरूरी है। और जो प्री 1979 का एरा था डेमोक्रेसी, उधर आने की जरूरत है। और ईरान के अंदर लास्ट ईयर हिजाब के वो लेके आपने देखा भी था कि कैसे एक तरह से सड़कों पे लेडीज और जो लोग आ चुके थे, वो एक तरह से ईरान के अंदर जो मॉरल पुलिसिंग चल रही थी उसको एक तरह से डिफाई कर रहे थे। तो बहुत सारी बातें हुई हैं। और ईरान अब मेरा ये मानना है कि इसराइल ने आज 5 स्ट्राइक किए थे सुबह, 200 से 300 प्लेन यूज किए थे। और उसके अंदर उन्होंने वहां पे नातान्ज जो उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अब उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री को भी तबाह कर दिया। आज ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स खत्म हो चुके हैं, सिटिंग डक हो चुका है। अब और आपको मालूम है दोपहर को उन्होंने वहां पे शिराज पोर्ट है, वहां पे जितने भी एयरपोर्ट्स है और बंदरगाह है, उनके ऊपर हमला करना चालू किया। तो और इन्होंने बोल दिया है कि ये मुहिम 14 दिन तक चलेगी। और इसराइल को एक चीज मालूम पड़ गया था कि ईरान के पास 400 किलो यूरेनियम है, जिसको उन्होंने एनरिच कर लिया था 90% तक। अब ये ऐसा है कि ईरान अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर देता है तो एवरी डे 2 बॉम्ब निकाल सकता था, वो इस टाइम पे पहुंच गया था। अब ईरान के पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब पहुंच जाता है तो वो इसराइल को मैप से हटा देगा। अब इसराइल को अपनी रक्षा के लिए करना पड़ा था। सही है, इज़राइल को तो अपनी रक्षा के लिए ये करना पड़ा था, लेकिन बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं। एक तो सवाल ये हो गया कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो ईरान के साथ नहीं हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि जॉर्डन ने और सीरिया ने, आपने खुद अपने एक और शो में आपका देख रहा था, उसमें आपने बताया बड़ी तफसील से कि जो जॉर्डन और सीरिया ने ईरान के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है, ठीक है? लेकिन ये इसी एयर स्पेस को उन्होंने इज़राइल को यूज़ करने की इजाज़त दी है। देखिए, आज दोपहर को ईरान ने एक तरह से अपनी यूएवी ड्रोन सब छोड़े थे। तब अमेरिकन एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स सऊदी अरेबिया का, जॉर्डेनियन एयरफोर्स, इन सब की एयरफोर्स मिलके उन ड्रोन्स को एक तरह से उन ड्रोन्स को खत्म कर रही थी, खात्मा कर रही थी। तो एक तरह से आप ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुस्लिम वर्ल्ड है वहां पे अपनी पैठ बैठा दी है। उन्होंने वहां पे जाके उन सब लोगों से ही टुक ऑल द बेनिफिट्स भी ले लिए। कतर ने उनको $400 मिलियन का प्लेन भी दिया। और अब वो सारे ईरान के अगेंस्ट है। देखिए, सपोर्ट कोई भी नहीं कर रहा है, लिप सर्विस दे रहे हैं कि हम कंडेम करते हैं, बट कंडेम करने के साथ आप अपना एयर स्पेस तो इसराइल को दे ही रहे हो। वन सेकेंड, आप ये देखिए कि चाइना ने भी एक तरह से लिप सर्विस ही दी है। वो बोल रहा है कि ईरान की सॉवरेनिटी को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि कल या परसों ट्रेड डील हुई है चाइना और अमेरिका के बीच में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने वहां पे भी चाइना को बांध के रख दिया। अब रूस को ऐसा अटकाया है उन्होंने यूक्रेन के अंदर कि रूस सोच भी नहीं सकता कि वो ईरान के सपोर्ट में आ सके।
अब ईरान को सपोर्ट कौन करेगा? अब बताइए, 14 दिन तक ये चलने वाला है और ईरान को एक तरह से टोटली नेस्तनाबूद कर दिया है। और अब ईरान के पास एक ही चीज है, उनके जो पहाड़ों में उन्होंने जो इस हिसाब से सुरंग बना के रखी है, अंदर सिटीज बना के रखी है, वहां पे उनके मिसाइल्स हैं। अगर अमेरिका ने बंकर बस्टर बॉम्ब जो उन्होंने अफगानिस्तान में यूज किया है, अगर वो यूज कर दिया तो ईरान के जो शासक है उनकी टोटल मिलिट्री स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। ये एक ही चीज बता रहा हूं मैं अभी। सही है। ये एक सवाल किसी ने किया अमजद भाई से, सवाल है अगर बलूचिस्तान अलग राष्ट्र बन जाता है तो आपके लिए देश पहले होगा कि मजहब, कि बांग्लादेश की तरह? भाई हमारे लिए तो देश पहले है, हमारे लिए तो देश पहले है, मजहब का क्या लेना देना है, मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है, देश कम्स फर्स्ट एनीवे। अच्छा, इसमें अब आप देखें कि इन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिलिट्री बेसिस, रेजिडेंसेस ऑफ कमांडर्स, बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटीज, मतलब है कोई जगह इन्होंने छोड़ी नहीं। तो क्या इसका ये मतलब हम समझें कि जो ईरान की जो टॉप ब्रास है, यानी इंटेलिजेंस सर्विसेज हो गई, न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर लोग हो गए, वहां तक पहुंच है इजराइल इंटेलिजेंस की, यानी वो लोग भी इजराइल की इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे हैं, उसके अंदर ऐसे लोग हैं? देखिए, मोसाद इज नोन एज द वन ऑफ द मोस्ट डेडलिएस्ट स्पाई एजेंसी इन द वर्ल्ड। आज वो प्रूव हो चुका है। आप ये सोचिए, उन्होंने जो सेकेंड लाइन लीडरशिप है, जो आगे जाके ईरान की कमान संभाल सकती थी, सबको खत्म कर दिया। आज रिप्लेसमेंट लेवल लीडर्स नहीं है ईरान के पास। और ईरान एक तरह से लीडरशिप क्राइसिस आ चुका है। लास्ट ईयर उन्होंने इब्राहिम रईसी की मृत्यु हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में। उससे पहले कासिम सुलेमानी को उन्होंने मार दिया था। तो आप ये देखिए कि इसराइल की कोई लीडरशिप खड़े ही नहीं करने दे पा रहा है। ईरान के अंदर वो एक ही चीज देख रहा है, जितने लोग अगर खड़े होते हैं उनको पहले ही खत्म कर दो। उन्होंने सारे डिवीजन के हेड को मार दिया। एरोस्पेस डिवीजन हो या कौन सा डिवीजन हो, स्पाई एजेंसी हो, उनको सबको खत्म कर दिया उन्होंने। तो ईरान के साथ अब तो हिजबुल्लाह भी ने कोई बयान नहीं दिया, हुतीज ने ईरान के लिए कोई बयान नहीं दिया, हमास ने कोई बयान नहीं दिया। देखिए, हमास ने बयान जरूर दिया है, पर हमास में के पास अच्छा। ताकत नहीं है। हिजबुल्लाह और अच्छा। हुती ने बोल दिया है कि हम कोई इसमें इंटरफेयर करने वाले नहीं है। ठीक आप है। ये देखिए, जिस हिसाब से ताना बाना बुना है अमेरिका ने, उसके अंदर कोई भी अभी एक तरह से वो ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप ये देखिए। इसकी क्या वजह है? देखिए, सब लोग, कोई भी नहीं चाहता, वो अमेरिका के अगेंस्ट कोई नहीं भी नहीं जाना चाहता। सबको अपने ट्रेड रिलेशन प्यारे हैं। अब आपको देख लीजिए, चाइना जो जिसने ईरान को $400 बिलियन दिए हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट किया है, वहां पे चाइना भी कुछ नहीं बोल रहा है। आप वो सोचिए, क्योंकि चाइना का ट्रेड अमेरिका के साथ है और अमेरिका के साथ उसका हर साल एक तरह से 400 या $500 बिलियन का ट्रेड होता है। हम्म तो ये ट्रेड की वजह से ट्रंप ने फिर, इसका मतलब है सही तरह जाल फैलाया है अपना, देखिए ट्रेड को यूज करके ना, देखिए, है? ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, आप ये समझ जाइए। लोग उसको बददिमाग बोले, बदतमीज बोले, कुछ भी बोले, वो जो काम कर रहा है अपने देश के लिए कर रहा है, अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, ट्रम्प फैमिली के लिए कर रहा है। ठीक है, उसको किसी से हम्म कोई मतलब नहीं है, ना भारतीयों से मतलब है, ना पाकिस्तानियों से मतलब है। पाकिस्तान को भी उसने एक तरह से उसने यूज करके थ्रो करने वाला है। आप देख लेंगे, आप देख लेना। अब उसने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बना ली है, उधर उसने अपनी कंपनी के साथ उसने टाई अप कर लिया है। अब ये हम्म किसके लिए किया है? ये तो मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम है, जिसमें पाकिस्तान के जनरल्स को पैसा ट्रांसफर करना है अमेरिका, तो वो उस मीडियम को यूज करेंगे और उनके वो ऊपर फिनेंशियल ओवरसाइट भी नहीं आएगा। अब आप देखेंगे अमजद भाई, थोड़े दिन पहले आपको याद है डेमोक्रेसी एक्ट आया था। डेमोक्रेसी एक्ट में बोला गया था कि अगर आपने इमरान खान को नहीं छोड़ा तो हम आसिफ मुनीर का वीजा, अमेरिकन वीजा कैंसिल कर देंगे। और उन्होंने ये भी बोला था कि जितने भी जनरल है उनकी सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी फ्रीज हो जाएगी। इसके अच्छा, बाद इसमें अमेरिका, मुझे सॉरी टू इंटरप्ट, बट उसके बाद अब उन्होंने इसराइल पे हमला करने से पहले उसको बुला लिया अमेरिका
250 जो विक्ट्री परेड है उसमें इनवाइट किया है आसिम मुनीर को? देखिए, अमेरिका भी एक पॉलिसी खेल रहा है, वो भारत और पाकिस्तान को एक ही दृष्टिकोण से देखना चाहता है। भारत इसके अगेंस्ट है। अब हाँ। भारत को नीचा दिखाने के लिए वो उसने ट्रम्प ने अभी बुलाया है आसिम मुनीर को, और आसिम मुनीर को भी एक तरह से रेड कार्पेट वेलकम देगा। आप ये देख लेना, एक तरह से उसको जिस गर्मजोशी से स्वागत करने वाला है वो सब होती रहेगी। आप ये देखिए ना कि G7 में मोदी जी को बुलाया गया, 15 तारीख को वो मोदी जी से मिलने वाला है ट्रम्प। तो आप ये देखिए, एक दिन पहले वो जानबूझ के उसने आसिम मुनीर को बुलाया है, ताकि भारत और इन दोनों को एक ही जगह पे रख सके, भारत और पाकिस्तान को। और इंडिया कभी भी नहीं चाहता, इंडिया जो ने एक क्लियर कर दिया है, अगर कोई नेता इंडिया और पाकिस्तान साथ में आना चाहता है तो प्लीज आइए मत, हमें कोई जरूरत नहीं है आपकी, कोई भी नेता हो। आप ये देख लीजिए, वो इंडिया पाकिस्तान अभी क्लबिंग नहीं करता, नहीं तो पहले ऐसा होता था कि लोग इंडिया आके पाकिस्तान जाते थे। बड़ी सही बात की आपने। तुर्की का क्या रोल देख रहे हैं? तुर्की के तो शेयर आज बड़े बुरी तरह से क्रैश हुए हैं स्टॉक एक्सचेंज में, और तुर्की भी डरा हुआ होगा इस वक्त। तुर्की। देखिए, इसराइल के सामने तुर्की भी कुछ नहीं कर पाएगा। भारत ने हाँ। उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया है। आपने देखा है कि उनके ड्रोन्स, तो ईरान हम्म। क्या कर पाएगा? और आप ये देखिए कि ईरान और तुर्की के बीच में कोई दोस्ती नहीं है, इतनी भी बड़ी दोस्ती नहीं है। आज ग्लोबल उमा में 4 देश है जो ग्लोबल उमा को लीड करना चाहते हैं। एक तो है टर्की, एक है ईरान, फिर सऊदी अरेबिया और कतर। ये 4 देश चाहते हैं कि ग्लोबल उमा में इनको लोग इनके हिसाब से जाने। पर आज ग्लोबल उमा को लीड कर रहा है यूएई, आज लीड कर रहा है सऊदी, क्योंकि उसके पास मक्का मदीना का भी है और वो ओपेक का चीफ भी है। हम्म। तो अब ये जो सूरत डेवलप हुई है, अभी सुनने में आ रहा है कि हमले और भी होंगे, और हुए हैं। इसके बाद जो खबरें सुबह सुबह रिलीज हुई हैं उसके बाद और हमले किए हैं इसराइल ने। तो मैंने किसी एक ईरानी को मैसेज किया था, तो मैंने कहा शायद कोई उधर से फीडबैक मिले, लेकिन कोई अच्छी फीडबैक मुझे उन्होंने नहीं दी। क्या आप समझते हैं कि ईरान की जो पब्लिक है वो अब इस मौके का फायदा उठा के खमनेई और इस इस्लामिक रजीम के खिलाफ बगावत के लिए एक दफा फिर बाहर निकलेगी सड़कों पे? देखिए, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आपको बता दूं, शाह जो जो ईरान के शाह थे, जी उनके जी। सन, उनका नाम रेजवी रेजवी नाम है, नहीं पहलवी ऐसा कुछ है, मेरे को जी नाम जी, याद नहीं आ पहलवी, रहा है। रजा शाह पहलवी। जी। हाँ, रजा शाह पहलवी, उन्होंने बोल दिया है कि ईरानियन जनता को उन्होंने बोल दिया है कि आप घर से बाहर निकलिए, इस खमेनी रजीम को उखाड़ फेंकिए। और ये आज का अमेरिका भी बयान है? चाहता है। हाँ, आज? आज आज का बयान है। अच्छा। तो ठीक इसके है। लिए जो मैं बता रहा हूँ कि ईरान के अंदर एक रेजिम चेंज होगा, ये आप देख लेंगे। और यही रीजन है कि अमेरिका एक तरह से मिडिल ईस्ट में उसका सबसे बड़ा दुश्मन अभी ईरानी है। सही है। मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज ज्वाइन करें चैनल को। जैसे ये नेहा जैन है, ये जिनेंद्रा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्रा इन्होंने लिखा है आपको भी। तो ये मेंबर हैं, और ये देखें आप, इसके ऊपर एक निशान भी आ जाता है फिर। तो आप इनकी तरह हमारे चैनल को प्लीज़ ज्वाइन करें। चूंकि ये मंथली मेंबरशिप है, ये ऑन गोइंग रोल ओवर मेंबरशिप होती है, और मेरे ख्याल है काफ़ी लोगों ने उसको सिलेक्ट नहीं किया मंथली के लिए। तो तकरीबन 50 हमारे पेड मेंबर जो है वो पिछले दिनों में कम हुए हैं। तो प्लीज़ दोबारा से जो लोगों ने ज्वाइन किया था वो ज्वाइन करें, और लाइक भी करें, और सुपर थैंक्स है, सुपर चैट है, वो भी आप कर सकते हैं। ये सुमित भाटी ने लिखा है, पाकिस्तान मसलिन आर्मी यूज बाय यूएसए चाइना टू काउंटर इंडिया। इफ पाकिस्तान आर्मी ISI are gone, whole region will be stable and terrorist base will be over and India सिंध बलूचिस्तान कैन ग्रो फास्टर। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये कौन है पता नहीं, बदतमीज, इसको बैन कर देते हैं। ये बड़ा अच्छा
किया है। और नेहा जी भी हमारे साथ इस वक्त हमें लाइव देख रही हैं। नेहा जी हमारे शो पे भी आई थी, लास्ट टाइम जो हमने शो किया था उस पर बड़ी अच्छी उन्होंने जानकारियां दी थी सनातन धर्म के हवाले से। उनको हम दोबारा अपने किसी शो में ज़रूर बुलाएंगे। तो ये है सूरत हाल। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो ईरान का है, क्या समझते हैं ये जो, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हमने ख़त्म नहीं किया हमला, ये जारी रहेगा। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये जारी रहता है तो ये पूरे ईरान को मतलब है इस रिजीम को मलियामेट करने तक जारी रखेंगे, जैसे गाजा में ये जारी दो किया तो? 2 हफ्ता इन्होंने बोल दिया है, नेतन्याहू ने बोल दिया है कि आज पहला दिन है, 14 दिन तक ये अटैक चलेंगे। तो 14 दिन तक आप देखेंगे, अगर ईरान ने एक तरह से टॉक्स पे नहीं आए तो ईरान का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ के पोर्ट्स है, वहाँ पे एयरपोर्ट्स है, वहाँ पे बंदरगाह है, और वहाँ पे रेलवे लाइन्स है, वहाँ पे पावर स्टेशन है, सबको टारगेट किया जाएगा। आप ये देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं सोच तो रहा हूँ कि नेहा जी, वुड यू लाइक टू कम एंड एक्सप्लेन टू आवर ऑडियंस अबाउट जिनेंद्रा डे, प्लीज? अगर इफ़ यू वांट टू देन आई कैन सेंड यू अ लिंक, मुझे यहाँ कमेंट्स में बताइए। अच्छा, पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, बहुत से तजिया नगार ये कह रहे हैं कि जी अमेरिका पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करेगा और उसका असर बलूचिस्तान की आज़ादी की तहरीक पे भी पड़ेगा और बलूचिस्तान को अमेरिका आज़ाद मुल्क नहीं बनने देगा। इसमें कहाँ तक मतलब है लॉजिक है? देखिए, अभी आपको मालूम है कि चाइना अभी डायरेक्ट बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनसे डायरेक्टली बात कर रहा है। वो पाकिस्तान की रेजिम को डायरेक्टली सुपरसीड कर रहा है, 1। हम्म। सेकेंड, अमेरिका को भी जब लगेगा कि पाकिस्तान की फौज जो है, वो एक तरह से यूजलेस फोर्स है, क्योंकि आप देखिए ना, जितने भी जनरल हैं, वो अल्टीमेटली वो अमेरिका ही भागते हैं, तो उनकी फोर्स का मोरल डाउन हो चुका है। और जब मोरल डाउन होता है, उनको समझ में आ गया कि पाकिस्तान की फोर्स इतनी ताकतवर नहीं है जितनी वो क्लेम करती है, तब वो डायरेक्टली वो भी डील कर लेगा। और जब अमेरिका और चाइना दोनों बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स के साथ डायरेक्ट बातचीत करेंगे, तो आप ये देखेंगे उस दिन बलूचिस्तान एक नया राष्ट्र बन जाए। एक ही काम करना है बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स को, उनको जो अटैक्स रोज कर रहे हैं, 10-20 लोगों को मार रहे हैं, उनको मारते रहना देना चाहिए। जितना चलेगा उतना कर लो, तो मतलब छोड़ो मत किसी को भी। पाकिस्तान के जितने भी आप ऑफिशियल्स हैं, अगर उनके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके पुलिसमैन हैं, उन सबको मार रहे हैं, आप देख रहे हैं। वहाँ पे जो वहाँ पे ऑयल फील्ड्स हैं या गैस फील्ड्स हैं, ऑयल एंड गैस फील्ड्स है, उसको आग लगाया जा रहा है। वहाँ की जो सड़कें हैं, उसके ऊपर इनका कब्जा है। बताया जाता है कि 2 से 3 सिटी पे ऑलरेडी बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स के लोगों का कब्जा है, और 30 to 40% बलूचिस्तान पहले से ही आजाद है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि बलूचिस्तान आजादी की राह पे जा रहा है, और अमेरिका खुद नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ काम हो इस टाइम पे, कि बलोच के वो उनको मालूम है बलूचिस्तान अंत में एक नया राष्ट्र बनेगा। इसके लिए आप ये देख रहे हैं कि उन्होंने कोई भी ऐसी टैक्टिक अप्रूव नहीं की है। नहीं तो पाकिस्तान चाहे तो वहां पे अपने प्लेन्स भेज के कुछ भी करवा सकता है, बॉम्बिंग करा सकता है, क्यों नहीं करा रहा, सोचिए। तो कहीं ना कहीं उसकी जो पाकिस्तान आर्मी की जो डोर है, ये पूरा चाइना के पास है, और उस अमेरिका के पास है। तो उसका मतलब है चाइना ने रोका हुआ है पाकिस्तान एयरफोर्स को कि आपने कारपेट बॉम्बिंग नहीं करनी बलूचिस्तान में। देखिए, काम तो उधर ही करना पड़ेगा ना, उधर लोग भी तो चाहिए। आज अगर सबके ऊपर कारपेट बॉम्बिंग कर देंगे तो क्या काम कर पाएंगे उधर से? बलूचिस्तान के पास $6 ट्रिलियन के रिजर्व है, आपको भी मालूम है। तो उधर लोगों के साथ अगर उनको बॉम्बिंग करोगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर आओगे। और जो अगर फिर बाद में तो कोई भी आदमी, भारत भी शायद चाहे तो बोल सकता है कि बलूचिस्तान में इन्वेजन हुआ है और बलूचिस्तान को हमें आजाद कराने की जरूरत है। भाई मिस पाकिस्तान ने तो हमेशा ही डबल गेम खेली है। अब उम्मा के साथ खेल रहा है या अपनी जनता के साथ खेल रहा है या चाइना के साथ खेल रहा है, ये अपने अपने पर्सपेक्टिव की बात है। लेकिन पाकिस्तान ने कब नहीं जो है वो डबल गेम खेली।
देखना अब ये है कि इस खित्ते में जो जंग थी वो फैलते फैलते एक्सक्यूज मी गाजा से होके तो अब आ गई है ईरान की तरफ। व्हाट्स नेक्स्ट? देखिए अभी ईरान के अंदर भी होगी, ईरान को कंसंट्रेट किया जाएगा, वहां पे खामेनी जो रेजिम है उसको हटाने की पूरी कवायद चल रही है। सीधी सी बात है, आप ये देखिए। हाँ, तो इसको हटाने के बाद फिर आगे क्या होगा? भाई शाह आ जाएंगे, शाह के जो पहलवी हैं वो बन जाएंगे नए रूलर, और उधर एक अच्छा। सिविलियन गवर्नमेंट आ जाएगी, और जो ईरान 1979 के जैसा जो था वैसा हो जाएगा। अमेरिकन कंपनी ईरानियन तेल निकालेगी, फिर ईरान के ऊपर सैंक्शन हट जाएंगे, तो टोटल खुशहाली हो जाएगी मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट का डी रेडिकलाइजेशन चालू हो जाएगा। मिडिल ईस्ट का डीरेगुलेशन चालू हो जाएगा, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। अमेरिका के से पहले वहाँ एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी भी थी, और उसके खिलाफ मुसद्दिक ने जब प्रेसिडेंट बने 50s में तो उन्होंने उनको नेशनलाइज कर लिया था, जिसके बाद फिर इनके वालिद को बादशाह बनाया गया वहाँ। तो क्या आप समझते हैं कि ईरानियन जो जनता है वो इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि अमेरिकन ऑयल कंपनीज जो है वो ईरान की जो ऑयल है उसको कब्जा करे, या मतलब है पोलाइट वर्ड में उसको कंट्रोल करे? देखिए जब रेजिम चेंज होगा तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे पावर शेयरिंग चालू हो जाएगा, अमेरिकन इन्फ्लुएंस रहने ही वाला है खमेनी के बाद, जाने के बाद। और उधर अगर शाह सपोर्टेड रेजिम आती है, 1979 से पहले वाली जो रेजिम आती है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अमेरिकन कंपनीज या ब्रिटिश कंपनीज उधर वापस आ जाएगी ईरान में, और ईरान के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं के ऊपर एक तरह से सैंक्शंस लगाएंगे, वो सैंक्शंस हट जाएंगे, ट्रेड सैंक्शंस हट जाएंगे। ये सब बेहतर होगा ईरानियन जनता के लिए। ईरान की इकोनॉमी खराब हो रही है, आपको भी मालूम है। ये देखे किसी ने, सुमित भाटी ने बड़ा अच्छा कमेंट लिखा है, थॉट प्रोवोकिंग। उन्होंने लिखा है द होल प्लान लुक्स टू पुट यूएसए पपेट्स इन बांग्लादेश, सीरिया एंड नाउ ईरान। तो ये कहीं इंडिया को इंसर्कल करने का ड्रामा तो नहीं चल रहा कि ठीक है हम सब ईरानियन रजीम के खिलाफ हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अमेरिका की ये कोशिश तो नहीं है कि वहाँ पे एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट लाई जाए ईरान में, और फिर इस तरीके से जो है वो मिडिल ईस्ट को भी कंट्रोल किया जाए और चाइना और इंडिया को भी जो है वो रखा जाए दबा के? देखिए 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बहुत कोशिश की गई थी कि एक अमेरिका अपना पप्पू यहाँ पे बैठा दे, वो हुआ नहीं था। ठीक है, जितना पैसा खर्चा किया था वो एक डिवाइन इंटरवेंशन था कि हमें बीजेपी वापस आ गई है, भले ही रेड्यूस मेजोरिटी से। तो अमेरिका हमेशा हर जगह रेजिम चेंज ऑपरेशन कराता रहता है। भले ही वो पाकिस्तान में भी आप ये देखेंगे कि जल्दी आप ये वहां पे इमरान खान की वापसी होते नजर आएगी। कब होगी वो नहीं मालूम, वो हो जाएगी। और बांग्लादेश के अंदर भी आपने देखा है कि उसको बोल दिया है यूनेस्को कि अप्रैल 2026 तक आपको इलेक्शन कराने हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से अमेरिका को तब तक उसको जो बेसिस चाहिए बांग्लादेश में वो उसको मिल जाएंगे। बांग्लादेश में जो बेसिस चाहिए वो मिल जाएंगे। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच उमेश जी। और मिले आपसे, फिर जुड़ेंगे हम किसी वक्त। बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम रंजन भाई। जय श्री राम। नाजरीन, आपने जैसा कि देखा है कि आज जो हमने शो किया है वो इजराइल अटैक्स ईरान के ऊपर था, और उसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से ईरान पे ऐसा हमला किया है इजराइल ने कि मतलब है कि हैरत है। सारी दुनिया जो है वो उंगश्त बदंदान है। इसको कहते हैं उंगश्त, फारसी में उंगश्त बदंदान। बा का मतलब होता है के, दंदान का मतलब होता है दांतों के। तो उंगश्त बदंदान है, वो दे के बैठी हुई है। आप लोगों का क्या ख्याल है? इतने 200 से ज्यादा लोग मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं।
आप लोगों का क्या ख्याल है कि अब आगे क्या होने जा रहा है? मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ। थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन कर लेते हैं इसको हम। और मैं आपको ना यहाँ पे लिंक भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप जुड़ सकें, देख सकें। एक सेकंड, ये आ गया जी, क्या नाम है इसका? ठीक है ना, ये किधर गया? ये 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 मैंने लिंक शेयर किया है। आप में से अगर कोई आना चाहता है बात करने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली बात कोई सेंसेबल ही करनी है, ऐसे खाम खा तो बात करने का फायदा नहीं है। भाई ये तेनसिंग सिरिंग, ये कौन है भाई? ये इसका खोज लगाएं, ये कौन है ये बंदा? मतलब कोई काम की बात तो कर नहीं रहे, क्रिटिसाइज कर रहे हैं सारों को। कौन है आप? अच्छा, एमएस। इनका ये पता नहीं है कि ये मिसेज हैं या एमएस से क्या मतलब है। बहरहाल दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। अमजद सर, अमेरिका एंड इजराइल आर गोइंग ऑल आउट फॉर अ regime change in Iran. Once that's done, for the next 20-30 years, America, Israel won't have any real threat. अच्छा, फिर 20 से 30 साल तक थ्रेट नहीं होगी, उसके बाद क्या होगा? 20 से 30 साल के बाद आप इंडिया हेल्प इजराइल that if we can do, why not you? Same modus operandi taken by Israel. यार लेकिन इसराइल तो पूरा फिर गया है ना, फुल ऑन गया है। इसराइल ने ये तो नहीं किया कि उसको बंद कर दिया हो। इसराइल ने तो फिर ऐसा टारगेट किया कि सही उनके कमांड, उन इसराइल के जो हमला है इसको ऑपरेशन सिंदूर के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते भाई। इसराइल के ऑपरेशन में तो उन्होंने उनकी पूरी मिलिट्री लीडरशिप उड़ा दी है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट उड़ा दिए हैं। समझे कि नहीं? उन्होंने तो उनका जो क्या था नाम उसका, यहाँ मैंने लिखा है कहीं पे, नान्ज के क्या, वो जो उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी उड़ा दी है। लेकिन वो बात सही कह रहे थे उमेश जी कि वो उनके फैसिलिटीज जो है वो नीचे है, जमीन के अंदर है। तो अब ये चाहिए बॉम्ब बस्टर्स जो होते हैं। हाँ हाँ, सीधी सी बात है। ये राजेश जी ने लिखा है, अमजद भाई, इजराइल मुस्लिम आतंकवाद से अब चुके हैं, ये मेरा ख्याल है। हाँ जी, ठीक ख्याल है आपका, जाहिर है। ये सुभाष रेलू जी ने लिखा है। ये अच्छे हैं सुभाष जी, आप अच्छा आते हैं, बहुत अच्छा आप कमेंट्स करते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप हमारे हर लाइव में आते हैं। इन्होंने लिखा है, एज लॉन्ग एज द कंट्री विच विल कंटिन्यू टू बी मेड puppets, दिस वॉर विल कंटिन्यू टू बी डन. It is definitely a reality, but the reality is that it is the Pakistani. So I am back at the behest. What is Munir doing? Watching live video of attack on Israel. Yeah, Gautam ji, यही कर रहा होगा वहां बैठा हुआ। Donald Trump announced on the 11th of April giving Iran ultimatum 60 days to decide on the nuclear plants. That ended 11th June. And just after 36 hours, Israel launched an attack. You're right, MS, you're totally right. ये है जी AMG. I'm not happy why Indian going and see your vlog. Why not बलोच पीपल? बलोच पीपल भी देख रहे हैं भाई। फ्री बलोचिस्तान, ये बलोच आ गए। आप कह रहे, सवाल किया साथ ही, बलोच बलोच बहुत देख रहे हैं, सारे देख रहे हैं। बहरहाल अगर आप में से कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो मैं एक दफ़ा फिर
यहाँ पे लिंक जो है हमारा वो शेयर कर देता हूँ। अगर कोई बात करना चाहे तो आ सकता है लाइव हमारे शो में। इट्स एन ओपन इनविटेशन। प्लीज़ चैनल को जॉइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बलूचिस्तान के हवाले से भी हमारे पास खबरें जो थी वो हमने इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में डाल दी हैं। आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। और मैं अब आपसे जो है वो इजाज़त चाहूँगा। जी रविंदर जी। अच्छा, रविंदर कुमार जी इंडिया से। बाकी ज़ाहिर है वो बड़ा अफ़सोस है, और सब अभी भी देख रहे हैं कि जो इंडिया में जहाज़ गिरा है अहमदाबाद में, उसके बारे में लोग बहुत परेशान हैं। स्टोरीज़ निकल के आ रही हैं। मोदी जी भी गए हैं, वो जो बच्चे हैं ना इंडियन ब्रिटिश सिटीज़न, उनको मिलने के लिए गए हैं हॉस्पिटल में। अमित शाह गए हैं। तो ये सिलसिले तो चल रहे हैं साथ-साथ। सही है। और ठीक है, फिर आज का शो इधर ही ख़त्म करते हैं। आप सबका आज हमारे शो में हमें जॉइन करने का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। और मिलेंगे अब अगले लाइव शो में। उस वक़्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए।